क्या आज वाकई में देश में तानाशाही हो गई है? क्या देश तानाशाही में चलाया जा रहा है? क्या देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और देश में कितने तानाशाह हैं? या तानाशाह का मतलब क्या होता है? तानाशाह कहते किसे हैं? और तानाशाही किया कैसे जाता है? क्या यह सब जो तानाशाह हर एक बात पे, हर किसी चीज़ पे रिएक्शन पे तानाशाह लिख देना, बोल देना, क्या यह सब वाकई में जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, जिस घटना के संबंध में लिखा जा रहा है, क्या वह सब घटना, क्या वह तानाशाही से रिलेट करते हैं? या कुछ भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल देना, लिख देना, इससे तानाशाही जो है वह सिद्ध हो जाती है? मैं किसी भी तानाशाह का या तानाशाह शब्द का और न ही तानाशाही के बारे में मैं कुछ बताने आया हूँ और न ही उसके बारे में एक्सप्लेन करने आया हूँ। और तानाशाही क्या होता है वह भी मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन दो चार घटनाओं पर जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, और ख़ास करके जब दो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों की जब गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो ये तानाशाह वाली बात है और जिस तरीके से तानाशाही बोला लिखा जा रहा है, क्या वाकई में कुछ इसी तरीके से देश चल रहे हैं? या देश का कुछ माहौल जो है वह कुछ ऐसा है? जैसे अभी सबसे ताज़ा घटना जो है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी को ही लेकर के, और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वह अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। क्या वाकई इस कथनी में और इस कही गई बातों में सत्यता है, सच्चाई है? मैं किसी का यहाँ डिफेंस करने नहीं आया हूँ, मैं किसी का भी बड़ाई या बुराई करने नहीं आया हूँ, और मैं किसी का पक्ष नहीं रखने आया हूँ। बस कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके सामने रखूँगा। वह आप तथ्य के आधार पर आप जनता जनार्दन यह सब चीज़ को विश्लेषण कीजिएगा और सोचिएगा कि जो मैं तथ्य रखा हूँ उस पर कितना यह सटीक बैठता है, और जो तानाशाही वाली जो आरोप है या तानाशाह शब्द जो है वह कितना सटीक बैठ रहा है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो अभी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की गई है, वह गिरफ्तारी पर ही बहुत सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर ये सब बातों को कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि ठीक है, जितने आपने आरोप लगा है वह सब आरोप सही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी 2012 में अन्ना आंदोलन के समय जो पार्टी निकली, यानी जब अन्ना आंदोलन जो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, उस समय दिल्ली की सत्ता जो थी वह हिलने लगी थी और हिल गई थी, और अन्ना हजारे ने उस दिल्ली के सिंहासन को हिला के रख दिया था। और उस सिंहासन के हिलाने में एक बड़ा प्रमुख नाम जो अभी जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यानी अन्ना हजारे के बाद जो दूसरा नाम उस समय था वह अरविंद केजरीवाल जी का था। वही अरविंद केजरीवाल जी जो जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात कर रहे थे। पता नहीं कितने भ्रष्टाचारियों को आज तक वह जेल में डाले हैं, लेकिन आज वह खुद जरूर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए हैं। यह आरोप कितना
सही है कितना गलत है यह तो समय के अनुसार और अदालत ही इस पे फैसला करेगी। लेकिन जब 2012 में आम आदमी पार्टी की घोषणा की गई थी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, और उस समय आम आदमी पार्टी की जब घोषणा की जा रही थी, स्थापना की जा रही थी, तो जो संस्थापक सदस्य थे क्या आज भी आम आदमी पार्टी के साथ में हैं? जितने संस्थापक सदस्य थे क्या आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज वह सब खड़े हैं? और अगर आज वह सब खड़े नहीं हैं तो आखिर क्यों नहीं है? और जब इतने सारे लोगों ने मिलकर के पार्टी बनाई थी तो वह सब सारे लोग आज के समय में कहाँ हैं? और अगर साथ में नहीं है तो बिछड़ते क्यों चले गए? क्या वहां पर भी किसी तरीके की तानाशाही चल रही थी? वहां पर भी क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी कि पार्टी के अंदर ही के लोकतंत्र नहीं था? जब अगर आज हमें देश में बात करते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र नहीं है, तो क्या वाकई में लोकतंत्र का पैमाना हर व्यक्ति, हर संस्था, हर समूह अपने हिसाब से उस पैमाने को तय करती है और अपने हिसाब से वह पैमाना जो है वह बनाती और गढ़ती है और उस हिसाब से बयानबाजी, लिखना, बोलना, यह सब जो है वह चलता है। क्योंकि अगर देखें तो जिसमें आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी और जो संस्थापक सदस्य थे वह बहुत से और बहुत बड़े बड़े लोगों में थे। उनमें आप योगेंद्र यादव जो कि आज के समय में वह कांग्रेस पार्टी में है, या कहें कि एक अपनी भी वह पार्टी बनाए हुए हैं, तो वह अपनी पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी में है या क्या है तो वही बता सकते हैं। दूसरा आशुतोष गुप्ता, वैसे अपना वह सिर्फ नाम लिखते हैं आशुतोष, वह सरनेम में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब वह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे नई दिल्ली सीट से, तब वहां पर उन्होंने अपना सरनेम का इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति छोड़ी उसके बाद वह अपना सरनेम भी छोड़ दिए। यानी जब राजनीति में रहते हैं तब सरनेम की ज़रूरत होती है और राजनीति छोड़ देते हैं तब सरनेम की ज़रूरत नहीं होती है। जब आशुतोष और योगेंद्र यादव जब पार्टी छोड़ते हैं तब इन्होंने आरोप लगाया था सुप्रीम लीडर का। अब यह सुप्रीम लीडर का क्या मायने मतलब निकलता है वह तो योगेंद्र यादव और आशुतोष गुप्ता ही बताएंगे, क्योंकि वह बहुत बड़े विद्वान हैं, पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। बहुत से टीवी चैनलों में वह एडिटर रहे हैं, संपादक रहे हैं, एंकरिंग किए हैं और बड़े बड़े कॉलम लिखे हैं। तो वह इन सब शब्दों का क्या मतलब निकलता है इसका तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वही सब कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया था वह व्यक्ति जो कि आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उनके लिए ही यह शब्द इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम लीडर का। यानी कि पहले तो खुल करके मीडिया में, सोशल मीडिया पर बयानबाजी होती है दोनों तरफ से, आशुतोष, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से और इधर से। लेकिन जब यह मामला बहुत आगे निकल जाता है तब इन दोनों को पार्टी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। यानी आशुतोष गुप्ता जी, और जो अभी आशुतोष लिखते हैं और एक अभी अपना एक न्यूज पोर्टल भी न चलाते हैं, और योगेंद्र यादव को, इन दोनों का भली भांति परिपूर्ण रूप से आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इन दोनों को पार्टी से निकाल के फेंक दिया जाता है। पार्टी से निकालना कोई तानाशाही नहीं है, यह सब चीज़ आम बात है, सामान्य बात है, और यह सामान्य बात होनी भी चाहिए। इसमें लोकतंत्र वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
और भी जो संस्थापक सदस्य हैं, प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, और उनके पिता शशि भूषण, वह भी संस्थापक सदस्यों में से थे। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी, तब जो प्रशांत भूषण के पिताजी थे यानी शशि भूषण जी, वह 1 करोड़ रुपए का चंदा राशि दिए थे। आम आदमी पार्टी के स्थापना के दिन 1 करोड़ रुपए का वह चंदा की राशि दिए थे शशि भूषण जी, यानी प्रशांत भूषण के पिताजी। लेकिन वह शशि भूषण जी भी कुछ ही महीनों बाद उनका भी पार्टी से मोह भंग हो जाता है और वह भी पार्टी के सदस्य से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो प्रशांत भूषण है, वह भी कुछ महीनों तक रहते हैं और उसके बाद वह भी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का आरोप लगा करके इस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति, जो 2-4 व्यक्ति हैं, वही सब सारे निर्णय जो है वह बैठ करके ले रहे हैं, और पार्टी में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वह बिल्कुल नहीं और किसी की सुनी नहीं जा रही है। तो आज के समय में प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े वकील हैं, आज भी, कल भी थे, आज भी वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके आगे और बढ़ते हैं तो कुमार विश्वास, यानी आज के समय में वह अपने आप को युग के कवि के रूप में, उनका एक देश में उनका छवि है, और एक युग कवि कहीं भी देखेंगे तो लिखा जाता है युग कवि कुमार विश्वास। साजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, आशीष खेतान, कपिल मिश्रा, अलका लांबा, ये जो फहरिस्त है वो यहीं तक नहीं है। ये सब वो सदस्य हैं जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। यह सब वह सब सदस्य हैं जो संस्थापक सदस्य हैं। लेकिन आज देख लें, यह सब संस्थापक सदस्य कहाँ हैं। साजिया इल्मी जी को रायबरेली से न चुनाव जो है लड़ने के लिए कहा जाता है, यानी सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा जाता है 2014 में। लेकिन वह उसके लिए वह तैयार नहीं थी। वह दिल्ली के न किसी लोकसभा सीट से न चाहती थी कि टिकट, और दिल्ली में कहीं से वह चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उन्हें चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन रायबरेली की जगह पे उन्हें गाजियाबाद से टिकट दिया गया था 2014 में। वही क्या कुछ हाल था कुमार विश्वास जी का। कुमार विश्वास जी भी वह दिल्ली से ही टिकट चाहते थे और दिल्ली से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कुमार विश्वास को भी अमेठी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को भेज दिया गया और वहाँ वह चुनाव लड़े, वहाँ भी वह हार गए। गाजियाबाद में साजिया इल्मी भी जो है चुनाव हार जाती है। आशीष खेतान भी, जो कि वह भी एक पत्रकार और बड़े वकील हैं, वह भी दिल्ली से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें भी टिकट वहाँ से नहीं दिया गया। वह भी बाद में फिर आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं। अलका लांबा का टिकट काट दिया जाता है, अलका लांबा फिर कांग्रेस में शामिल हो जाती है। साजिया इल्मी, वह भी आम आदमी पार्टी को छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो जाती है। और साजिया इल्मी भी आरोप लगाती है पार्टी के अंदर जो है और लोकतंत्र जो है वह खत्म हो गया है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा सारा निर्णय जो है वह लिया जाता है और उन्हीं का फरमान जो है वह सुनाया जाता है। कुमार विश्वास भी अमेठी के बाद राज्यसभा जाना चाहते थे, उन्हें भी राज्यसभा नहीं भेज करके उनके जगह पर किसी और को राज्यसभा भेज दिया गया। उससे भी वह नाराज होकर के और पार्टी छोड़ दी। कुमार विश्वास के बाद देखें तो एक एक करके जितने इनके संस्थापक सदस्य थे और जितने बड़े बड़े जो नाम थे, चेहरे थे, वह सब जो है
वह पार्टी छोड़ते चले गए। संस्थापक सदस्य में से एक और मनीष सिसोदिया, जो कि अभी पार्टी में हैं, और वह भी कहाँ हैं वह भी आप जान रहे हैं। तो जो पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, जो पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए आई थी, जिस पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए, और जो पार्टी जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ करके, जिस सरकार की सत्ता के सिंहासन हिला करके, जो सत्ता से बेदखल करके सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के लिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन और गठजोड़ करके जब सरकार बनाई थी, यानी 2013 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी दिल्ली में, तो बहुमत पर सीट नहीं आई थी। तब उस समय किसका सहारा लिया गया था? यानी कि कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के सहारे से उन्होंने सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी बाहर से अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन दिया था और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आप AK-49 का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करते हुए आप सुने होंगे, जब वह लोकसभा के चुनाव में थे 2014 में। AK-49 यानी अरविंद केजरीवाल जी का जो 49 दिनों का सरकार चला था, उस 49 दिनों के सरकार में कांग्रेस पार्टी उनकी समर्थन थी, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी। लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिन चलती है नहीं, वही मतलब 49 दिन का सरकार जो है वह चलती है, और 49 दिन में ही वह इस्तीफे देते हैं और फिर से दोबारा से वह चुनाव में जाने का ऐलान करते हैं। और यह जो ऐलान है वह अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जो है साबित होता है। और मास्टर स्ट्रोक इसलिए से कहा जा रहा है, जब वह इस्तीफे दे करके जब दोबारा से चुनाव में जाते हैं, तो 70 सीट में से 67 सीट ने 67 सीट जो है वह अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वह जीतती है और फुल बहुमत से सरकार बनाती है। इसलिए यह उनका जो मास्टर स्ट्रोक था वह काम कर गया था। और यही जीत के बाद इनके संस्थापक सदस्य और जो बड़े बड़े नेता थे इनसे दूर होते चले गए, और अरविंद केजरीवाल जी भी उन सबसे दूर होते चले गए, और आज इतना दूर हो गया है कि खुद को ही जाके जेल में बंद कर लिए। जन लोकपाल कहाँ है? जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल कानून, और जिस जन लोकपाल की सीढ़ी चढ़ करके या छत पे आए, वह जन लोकपाल आज कहाँ है? जन लोकपाल की बात कोई नहीं करता। जन लोकपाल की हवा भी अब आज के समय में नहीं चलता है। जन लोकपाल आज के समय में आपको कहीं भी न देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अगर आज देश में जिस तानाशाही की बात की जा रही है, जिस तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, मैं किसी भी आरोपों का यहाँ ना जवाब देने आया हूँ, ना उनका मैं डिफेंस कर रहा हूँ, और ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के मैं यह सब बातें कर रहा हूँ। बस जो तथ्य मैं वह सब आप लोगों के सामने रखा हूँ और रख रहा हूँ। यह सब डिसाइड करना आप लोगों का काम है। आप लोग इसे डिसाइड कीजिए और समझिए कि अगर आज देश में डेमोक्रेसी है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो डेमोक्रेसी पर जो लांछन लगाया जा रहा है और जिस तरीके का शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या यह वाकई में एक लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए
यह सब सही है या नहीं है, यह सब आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आज पूरी सरकार जो है वह भ्रष्टाचार के आरोप में, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए, जिस भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ करके, जिस भ्रष्टाचार की बात कर करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज जब वही भ्रष्टाचार में और भ्रष्टाचार के आरोप में दो मंत्री, एक राज्यसभा सांसद, खुद मुख्यमंत्री और भी कुछ इसके सदस्य लोग जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, तब आप यह सब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वालों, भ्रष्टाचार की बात करने वाले और जन लोकपाल लाने वाली बात करने वालों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका देखने का क्या नज़रिया है। बाकी जिस अन्ना हजारे जी का आंदोलन उस सरकार के सिंहासन को हिला दी थी, सिंहासन हिल गया था, सरकारें हिल गई थी, दिल्ली सरकार जो है वह हिल गई थी और एक नए सरकार का गठन हुआ था, एक नए सरकार का जन्म हुआ था, एक नए सूरज निकला था, एक नए दिन का निकलना हुआ था, एक नया उजाला आया था, एक नया सवेरा आया था। लेकिन क्या यह सब सवेरा जो है आज भी उसी तरह से उस चमचमाती धूप में क्या चमचमा रही है, या उस सवेरा को इन्होंने अंधकार में धकेल दिया और अंधकार की ओर लेके चले गए। जिस अन्ना हजारे ने यह आंदोलन खड़ा किया था, आज जब उनसे इन पर सवाल किया गया, इनकी गिरफ्तारी पर सवाल की गई, शराब जो आबकारी नीति है उस पर जब सवाल किया गया, तो इस पे अन्ना हजारे का भी जवाब जो है वह आप लोग सब जानते हैं कि मैं 2 बार इसके लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिख चुका हूँ और आज वह अगर जेल में तो अपने नीतियों और कर्मों की वजह से। तो जिन अन्ना हजारे के सहारे सत्ता में आए, इतनी बुलंदियों पर चढ़े, लेकिन आज जब वही उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हैं, इनके संस्थापक सदस्य जो हैं वह खड़े नहीं हैं, फिर आज कैसे किसी पर यह आरोप और लांछन लगाया जा सकता है, और खास करके देश में यह और देश पर यह कैसे आरोप और लांछन लगाया जा सकता है कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में आज तानाशाही है। मैं किसी भी पार्टी, व्यक्ति या नेता की डिफेंस नहीं कर रहा हूं और नहीं आगे से कर दूंगा। बस कुछ जो तथ्य थे वह आप सबके सामने रखा हूं। बाकी आप सब लोग इस तथ्य के बाद आपके क्या विचार होते हैं और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।